बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया चौधरी। जी तो नाजरीन, जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में आज ईद का दूसरा दिन मनाया जा रहा है और ईद के दूसरे दिन को ससुराल डे भी कहते हैं, क्योंकि सारा रमजान औरतों ने गुजार लिया अपने घरों में, बच्चों की फरमाइशें पूरी की, किसी को सहरी में ये चाहिए, अफ्तारी में ये चाहिए, हस्बैंड की फरमाइशें पूरी की, अपने रिश्तेदारों की फरमाइशें पूरी की, लेकिन वो वेट करती हैं ईद वाले दिन का। तो जैसे कि मर्दों ने और बच्चों ने औरतों को बहुत तंग किया अफ्तारी और सहरी के मामले में, तो जब ईद के से पहले 2-3 दिन होते हैं ना, फिर औरतें भी मर्दों को जरा टफ टाइम देती हैं, हमें इस तरह का जूड़ा चाहिए, हमें इस तरह की चूड़ियां चाहिए, ये चीज हम पहनेंगे, और ये सारी तैयारियां होती हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि असल में उनको इंतजार होता है ईद के दूसरे दिन का, कि ईद के दूसरे दिन हम अपने घर वालों के जाएंगे। क्योंकि हम जहां भी रहते हैं, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें या कहीं भी हम रहें, हमें ईद होती है ना जो अपनों के साथ होती है, ईद मनाने का मजा अपनों के साथ आता है। तो इसलिए जी तो नाज़रीन हो जाएं तैयार, क्योंकि हमारे साथ हैं खूबसूरत शिकार। आज हमारी मेहमान हैं नाज फातिमा, जो कि नेशनल आर्ट जोन की चेयरमैन है। इसके अलावा हमारे पास हैं मिस नजमा, और इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं चौधरी साहब, और साथ हैं उनकी अहलिया। तो इनसे भी आज हम पूछेंगे कि इनका आपस में क्या झगड़ा है, और ये चौधरी साहब अपनी वाइफ को आकर मेके क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि आज का दूसरा दिन है। तो असल में तो इनको ससुराल में होना चाहिए था, क्योंकि ये आज ससुराल डे भी है। जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में आज ईद का दूसरा दिन मनाया जा रहा है। तो जो ईद का दूसरा दिन होता है ये मिलने मिलाने का होता है। ईद का दूसरा दिन हम अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि औरतें, आपको पता है, अपने घरों में अपनी जिम्मेदारियां बड़े आसान तरीके से निभाती आती हैं। पूरा रमजान वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हैं, और रमजान के बाद जब ईद का दिन होता है तो ईद के दूसरे दिन उनको इंतजार होता है अपने घरों में जाने का। आज हम ईद मनाएंगे कुछ मेहमानों के साथ। तो इसमें हमारे साथ मौजूद हैं मिस नाज फातिमा, जो कि नेशनल आर्ट जोन की चेयरमैन पर्सन हैं। इसके अलावा ये सिंगर हैं, राइटर हैं और बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, और इसके अलावा ये क्या क्या काम करती हैं आगे चल के आपको बताएंगे। जी तो इनके साथ बैठी हुई हैं मिस नजमा, जो कि सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी एंकर भी हैं, और FM के साथ भी इनका अच्छा ताल्लुक है। और मसाला और तड़का लगाने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हुए हैं चौधरी साहब, और साथ ही उनकी अहलियां। आज हम इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या मसला है, क्योंकि ये अपने मसले मसाइल लेके ही असल में इधर आए हुए हैं, और इनकी जो बेगम है ये उसको अपने ससुराल में क्यों नहीं लेके जा रहे। तमाम देखने सुनने वालों को एक दफा फिर दिल से ईद मुबारक। मिस नाज फातिमा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ अपनी ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी ईद का जो दूसरा दिन है वो किस तरह सेलिब्रेट करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दूसरा दिन जो मिलने मिलाने का होता है, आप बहुत सारी सब खवातीन और सारे लोग अपनी बीवियों को ससुराल लेके जा रहे होते हैं, और इंतज़ार होता है मम्मा से मिलने का, माँ की तरफ जाने का। तो बस असल में ईद जो है ये अपनों का ही त्यौहार है। तो इसमें बहुत सारे हमारे अपने जो हैं दूर दूर से छुट्टी लेकर पूरे मुल्क से बाहर से भी आते हैं ईद मनाने के लिए। बिल्कुल। तो ईद की जो छुट्टियां होती हैं बस अपनों के साथ ही मनाते हैं, दूसरे दिन भी रिलेटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो बस इसी तरह से फैमिली के साथ ही गुजरता है, और खालिस ये जो है ये फैमिली का ही त्योहार है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नजमा, आप बताएं, आप ईद का जो दूसरा दिन है वो किस तरह सेलिब्रेट करती हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत दिन की मुनासबत से हमें यहाँ स्टूडियो में बुलाया और हमारी ईद को भी मज़ीद रंगीन किया। ज़ाहिर बात है ईद जो है पहला दिन तो मसरूफियत में गुजर जाता है, किचन में खाने पकाने में, और दूसरा दिन जो होता है वो मेहमानों का होता है, या तो आप खुद किसी के मेहमान होते हैं और या फिर आप मेहमान आ रहे होते हैं। तो इसी तरह मेरा दिन भी ऐसे गुजरता है, बस दुआ होती है कि मैं ही मेहमान बनूं, मेरे मेहमान काफी खाने पकाने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद के दूसरे दिन आप किस घर में ज्यादा जाना पसंद करेंगे, इन लॉज में या अपने फर्स्ट डे जो होता है ना वो मेरी तो ये होता है कि मैं पहले दिन ही अपने मैके और इन लॉज जो है ना वो भुगता लेती हूँ। दूसरा दिन जो होता है उसमें कोशिश होती है कि अगर कहीं जाओ तो फ्रेंड्स की तरफ, या जैसे किसी जो कि सोशल वर्कर हूँ तो वो एक हमारी सोशल गैदरिंग्स भी होती रहती है। बिल्कुल। तो वो बस मिलन मिलाना जो होता है ना वो वहाँ तक हो जाता है। ठीक है। मुझे ज़्यादा ये शौक होता है कि मैं
मेजबान बनती हूँ, मुझे यूँ लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं दूसरे दिन ये होता है कि पूरी फैमिली का खाना मेरी तरफ होता है, और इसी तरह अफ्तारियाँ भी मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी तरफ ही हूँ। मुझे जब भी मैं कोई प्लान करती हूँ तो मेरी प्लानिंग में यही होता है कि मैं किसको बुलाऊंगी, किसको कब बुलाऊंगी। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात होती है इस तरह। हाँ, बड़ी अच्छी बात होती है। आप मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर चुकी हैं, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ जब अगर आपकी ईद हो तो आप किस तरह घर वालों को सेलिब्रेट करती हैं, किस तरह याद करती हैं उनको? मेरी ईद जो थी वो मैं अमेरिका में थी, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा रहा। मेरे रिलेटिव थे, मेरे देवर का घर था वहाँ पे, और मेरी बेटी थी वहाँ पे पढ़ती है, तो वहाँ बड़ा मज़ा आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुख्तलिफ वहाँ पे डाइवर्सिटी है, वहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ इंडियंस, बांग्लादेशी। मस्जिद में इस तरह से वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे सब मुख्तलिफ लोग मिलते हैं आपस में और बड़ा सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी, वो जितने मुस्लिम हैं वो एक जगह पे, इंडियन मुस्लिम भी, और सारे बहुत ही खूबसूरत उनका रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से अफ्तारियाँ भी होती रहीं, तो मैंने इंजॉय किया, मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, मेरा अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस ईद के दिन भी। वैसे बिल्कुल, क्योंकि ईदें तो होती हैं फैमिलियों के साथ। मैं चूंकि इस्लामाबाद रही हूँ ना, तो वहाँ 7-8 साल जो मैंने गुजारे हैं, वहाँ पे मैं और अम्मी होते थे, तो होता ये था कि सो गए, ईद नमाज पढ़ी और सो गए, क्योंकि कोई जानने वाला नहीं था इधर उधर। अब चूंकि मैंने जो पिछली ईद गुजरी है इधर गुजारी है, तो अब जाके पता चला है कि इतने सालों बाद जिंदगी में ईद। हमने पहले ईद पढ़ी, नमाज जाके पढ़ी वहाँ पे मस्जिद में, उसके बाद फिर शाम में एक तरफ खाना था, वो हमने किसी रेस्टोरेंट से बुलाया। तकरीबन कोई 20-25 फैमिलीज थी जिन्होंने पर हेड डाल के तो वो खाना सेलिब्रेट किया। ईद बड़ा मज़ा आया, बच्चे भी और सारे मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए एक यादगार ईद थी। नजमा से हम पूछेंगे कि ईद, पहले वाली जो ईद थी बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? हमारे बचपन की जो ईदें थी ना, वो बहुत मज़े की थी। इस हवाले से उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो हमारी जो सारी फेस्टिविटी होती थी, हमारी सारी मसरूफियत जो होती थी, वो ईद को मनाने में होती थी। यानी ईद का दिन पूरी तरह मनाया जाता था। ईद कार्ड्स होते थे, ईद से पहले पूरा मतलब 10 दिन पहले डाकखाने बंद हो जाते थे, और वो एक एक्साइटमेंट होती थी कि कार्ड लेने और सारे फ्रेंड्स को, कजन्स को, फैमिलीज को, जिन जिनको भेजने वो कार्ड भेजने, और बड़े खूबसूरत से टूटे फूटे शेर भी हम लिखते होते थे, जोड़ और कार्ड्स थे, वो भी बड़ी एक्टिविटी थी, उनको खरीदना भी एक बड़ा मजे का काम था। भेजना उनको, फिर जवाब का भी कार्ड मिले, तो सारे, और मेरे पास अभी भी बहुत सारे कार्ड पड़े हुए, मेरे पास भी ईद कार्ड मैंने वो अभी तक रखे। स्कूल में जैसे कि ईद से पहले हम काफी सारे कार्ड ले आते थे स्कूल में देने, और सहेलियां जो ईद की होती थी, कार्ड रखना और साथ थोड़ी सी चूड़ियां क्योंकि तब इतने पैसे पास नहीं होते थे घर के, तो वो बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, फिर ये होता था कि ईद के दिन सोचा होता था कि हमारे वहाँ पे फलां जगह जाना है, किसी पार्क में जाना है या कहीं जाना है, तो वो एक्टिविटी सारी जो प्लान की होती थी, तो वो पूरा ध्यान जो होता था, पूरा इंटरेस्ट जो होता था वो ईद मनाने में होता था। बिल्कुल, ईदें तो फास्ट और ईदी लेने में देनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ईद का आगाज आप किस तरह से करती हैं? सुबह ईद वाले दिन तो यही होता है कि उठना, ईद की नमाज पढ़नी है, फजर पढ़नी है, और वो सारी रूटीन वही होती है। फिर वही मीठा बनना है, और इसी तरह घर में जो खाना शाना बनना होता है ईद वाले दिन, जो छोटी ईद की सौगातें होती हैं, खीर हो गई, फिरनी हो गई, वो बनानी, फिर मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी एंटरटेन करना है, तो वो रूटीन में ऐसे ही होता है। शाम में जाके कहीं जाके तैयार होना है, फिर जब जाना है, क्योंकि दिन शाम हो जाती है। बिल्कुल। शाम हो जाती है, तो शाम को फिर तैयार होके फिर मैं के अम्मी की तरफ, या मतलब कहीं अम्मी चूँकि करीब ही हैं तो उनकी तरफ चली जाती, तो इस तरह हमारा होता है कि पूरा ईद के दिन ऐसे गुजर जाता है। मैडम नाज फातिमा, जैसे कि आप शायर हैं, आप हमें ये बताएं कि शायर ईद को किस तरह बयान करते हैं? ईद शायर थोड़े ये हर मामले में रोमांटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो ज्यादा और नजर से देखते हैं। बचपन बहुत याद आता है, चचा बहुत याद आते हैं। एकदम से 2-3 सालों में मेरे चचा अब्बू चले गए, तो उनके जाने के बाद उनकी बचपन की जो ईदें और यादें वो बहुत रुलाती हैं मुझे, तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। और
इमोशनल होते हैं शायद। शायद बाकी एहसास होते हैं ना, बिल्कुल। वो बहुत जल्दी चीजों को फील करते हैं, और इस तरह के जो त्योहार होते हैं वो फिर उन लोगों को मिस करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो वो नहीं होते उस दिन में। और हर मामले में ही वो इमोशनल होते हैं, जरा ज्यादा होते हैं। अच्छा, शुरू में मुझे नहीं समझ आती थी इस बात की ना, मुझे ये समझ नहीं आती थी कि अच्छा जो चीजें मुझे इस तरह से समझ आ रही हैं वो किसी को क्यों नहीं आ रही। अच्छा, कोई इतना जज्बाती क्यों नहीं हो रहा, अच्छा कोई इतना नहीं रो रहा। मुझे ना मेरी सिस्टर ने कहना, उसने कहना कि अगर किसी का मर जाता है ना तो बाजी ऐसे रो रही होती हैं कि लोग पूछते कि एक ही लगती सी, ठीक है। और किसी की शादी होती थी तो तब भी मैं इतनी जज्बाती और ढोलक बजा रही हूँ, नाच रही हूँ कि लोग कहते थे ये मुंडे दी की लगती है। जब किसी की डेथ हो जाती तो ये मरने वाले दी एक ही लगती। अच्छा, मैं लिट रही हूँ, बेहोश हो रही हूँ, और मेरा कोई हाल नहीं रहता था। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि शायद थोड़ी मैं मुख्तलिफ हूँ, ज्यादा इमोशनल हूँ, ज्यादा जज्बाती हूँ। 2-4 लोग भी इकट्ठे होते हैं तो मेरे आंसू निकल आते हैं, कोई अगर नारे लगा रहा है या कोई इमोशनल सैड मूवी देख सैड। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो प्रोग्राम थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, लेकिन ईद का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है, तो इसलिए हम चलते हैं चौधरी साहब की तरफ और उन्हें पूछते हैं वो ईद का दूसरा दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਈਦ ਇਕੱਠਾ ਮਨਾਉਣੀ। ਪਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਲकुल। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ। चौधरी साहब ऐसे बहुत जुल्म हो गया फिर। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੇਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, बिल्कुल ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ। अच्छा। तो बोतल ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। बोतल लेके आंदे ना। ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ। ना वापस आते हैं वो ना पूछता। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ तो ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਖਵਾ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੇਕੇ ਖਾ ਕੇ बैठ गए। चलो, आप अगर ससुराल नहीं लेके जाते तो ईद का दूसरा दिन फिर कैसे सेलिब्रेट करते हैं इनके साथ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ? ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਮਟਨ ਪੱਕਦਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਪੱਕਦੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਪੋਟੇ ਕਲੇਜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਖਵਾਇਆ ਕਦੀ। ਸਦਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਵਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਖਿਲਾਵਾਂ? ਨਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ। चौधरी साहब कभी अपने हाथों से कुछ बना के खिलाया चौधरान ਹਾਂਜੀ को? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਈ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੂ ਆਉਂਦੀ। आपने कभी कुछ बना के खिलाया चौधरी को? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸੋ? रोज ही पकड़ा कर। नाज फातिमा, आप हमें ये बताएं कि ईद के हवाले से कौन सी जो ऐसी डिश है जो आप ज्यादा बनाना पसंद करती हैं और खुद बना सकती हैं? ईद के हवाले शीर खुरमा ही ज्यादा बनता है और खीर मुझे अच्छी लगती है। खुद बनाती हैं? खीर मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कच्ची मिट्टी की कनालियों में डाल के रखते हैं तो अच्छी लगती है। मीठी ईद है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नजमा, आप हमें ये बताएं कि ईद पे पहले की जो ईद होती थी तो उसमें अम्मियों की क्योंकि जो डिशेज होती है ना वो हमेशा बंदे को याद रहती हैं। आपकी वालदा कौन सी ऐसी चीज बनाती थी ईद वाले दिन जो आज तक आपको याद है? अम्मी जो है वो या तो ये होता था कि खीर बनती होती थी सुबह के टाइम में, और फ्योनियाँ बनती थी, वो अब भी बनती हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। वो आज भी मुझे बहुत पसंद है। ईद पे मैं फ्योनियाँ इकट्ठी लेके रख लेती हूँ और पूरा महीना चलती है। तो अम्मी की तरफ यही होता था कि अम्मी ने भी फ्योनियाँ बनानी, वो सबसे ज़्यादा जो मज़े की लगती होती थी। और उसके बाद दोपहर में फिर पुलाव बन जाना और रात में सालन बनता है। तो वो ईद की ये 3 डिशें मखसूस होती हैं, वो अब भी अम्मी के हाथ की बनी हुई मुझे पसंद है। चौधरी साहब, आप क्या बना के इनको खिलाते हैं ये तो बात होगी, लेकिन आप ईदी क्या देते हैं चौधराइन को? ईदी 10,000 रुपए का सूट लेके देता है। 1500 का
ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦਾ खुद आप लेके आए थे जाके? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 1500 ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ, ਝੁਮਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੈ? ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। नाज फातिमा, आप चूंकि आप शायर हैं तो आप कोई ऐसा शेर ईद के हवाले से शायरी याद नहीं होती, ये बड़ी एक मुसीबत होती है। वो जो एकदम वो होती है ना, नजूर होता है, वो लिखी जाती है और उसके बाद जुबानी याद नहीं रहती। हाँ, ये तो पढ़ के सुनानी पड़ती है। मैंने ईद का तो कोई लिखा ही नहीं हुआ शेर, इसलिए मुझे याद चलें, नहीं। आप नजमा में ये बताएं कि बचपन में चूंकि ईदी लेते थे और ईदी के लिए तो पागल हुए होते थे कि किसी के घर में जाना, मीठा देना, ईदी मिलेगी, इंतजार करते थे कि हमारे रिश्तेदार आए, ईदी मिलेगी, मामू के, चाचू के। अब ईदी देनी पड़ती है, तो अब क्या फीलिंग है? मुझे वैसे है कि मैं बचपन में भी मांगती किसी से नहीं होती थी, मुझे सबसे ज्यादा इकट्ठी हो जाती होती थी, लाडली थी दरियाल की और अम्मा भी अब्बा की भी, तो मुझे वैसे ईदी मिल जाती होती थी सबसे ज्यादा, बच्चों में से सबसे ज्यादा। लेकिन अब मुझे ईदी देने में खुशी महसूस होती है, क्योंकि बच्चे, अब मैं बड़ी थी तो बहन भाई छोटे थे, अब उनके बच्चे भी, तो वो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मांगते हैं, तो वो मैंने लिस्ट तैयार की होती है कि बड़े को इतने देने हैं, उससे छोटे को इतने देने, तो वो ईदी देने में मजा आता है। सही है। नाज फातिमा, कोई बचपन की ईद का कोई ऐसा दोस्त जो आज तक याद हो? हाँ, मेरी फ्रेंड थी सलमा, वो मुझे बहुत याद आती है। अभी उनसे बात वगैरह होती है आपकी? नहीं, वो बहुत बचपन की बात है। तो वो लोग चले गए थे लाहौर, वो मुझे बहुत याद आती। वैसे मेरी कजन्स थी, जरका, शबाना, वो आ जाती थी, समीना, तमन्ना, तो हम बड़ा इंजॉय करते थे और इंतज़ार होता था उनके आने का, अपनी कज़न्स के आने का। मेरे चचा की बेटियां थीं, वो आया करती थी, जैसे ईद आती वो भी आ जाते, तो हम लोग बड़ा मज़ा करते थे। ईद मिलती थी और मेरे चचा जो थे एक, वो सबसे ज़्यादा ईद देते थे, 10 रुपए देते थे। एक चचा थे वो बड़े कंजूस थे, बड़ी मुश्किल से 2 रुपए देते थे। इस तरह से ईद इकट्ठी होती है, फिर गिन गिन के रखते और बोतलें पी पी के बुरा हशर कर लेते, खा खा के। पहले जब ईद होती थी ना, हम स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, तो कुछ दोस्तें होती थी जो हमेशा, बच्चे होते थे ना, बहुत हम कहते थे हमारी पक्की दोस्तें हैं, तो मेहंदियों पे से उनके नाम लिखवाते थे हाथों पे। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? मेरी एक दोस्त थी, बल्कि अभी भी है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। हम लोग फर्स्ट क्लास से लेकर 7th तक इकट्ठी रही। उसके बाद जब 7th क्लास में आए तो उसके अब्बू की ट्रांसफर हो गई और वो गुजरांवाला चले गए। अब वो हमारा इतना प्यार होता था कि हम वो एक टॉफी भी लेती थी तो वो हाफ हाफ करके खाती होती थी दोनों फ्रेंड्स। तो जब वो जाने लगी तो वो मुझे याद है कि उस दिन मैं बहुत रोई थी, हम दोनों बहुत रोई थी। फिर उस वक्त चूंकि खतों का ही दौर था, या टेलीफोन पे जो लैंडलाइन पे बात होती थी, तो वो हमारी उस पर कम बात होती थी, खत तब ज्यादा लिखती होती थी, एक खत मेरा जाता था, एक उसका आता होता था। तो इस तरह हमारा सब। फिर उसकी शादी पे जब मैं गई तो मुझे याद है कि वो गुजरांवाला में पहुंचने में मैं लेट हो गई, तो हम लोग तकरीबन वहाँ पहुंचे 12 बजे। तो वो तब तक वेट कर रही थी कि वो आएगी तो मैं मेहंदी लगवाऊंगी, वरना मैंने मेहंदी तब तक नहीं लगवानी। तो मैं जब गई तो वो हमारा सीन फिल्मी सीन था, देखने वाला था। तो वो फ्रेंड मेरी जो है अब भी मतलब वो है, तो उसकी शादी हो गई, अब वो कामों की में है, लेकिन उस जैसी दोस्त मेरी बचपन से लेकर अब तक नहीं है कोई। वो वाकई एक बेस्ट फ्रेंडशिप थी और हमारा प्यार ऐसे था कि हम एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करते थे। साडा भी बड़ा प्यार सी आपस में। अच्छा, इन्हां दे भी वो अंबियां नहीं होंदियां छोटी जी जी, वो खा के नसीर फुटी ते ने पहला खून दा खाद मैनूं उथों ले गया। कभी आपने इनका नाम अपने हाथ पे लिखवाया? मैं लिखाया सी। अच्छा ठीक है। अभी ईद है, ईद पे क्यों नहीं लिखवाया? ईद ते बस इन्हां ने आप ही लिखना, मैं कि मेहंदी दे नाल लिख के देना, नहीं लिखदे हुण मर्जी इन्हां दी। जी तो नाजरीन, जैसे कि आपको पता है ईद का दूसरा दिन मनाया जा रहा है और हम ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और ईद की खुशियों का मजा दुबाला हो रहा है। तो टाइम हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत मेहमानों के साथ। तो आपको एक दफा फिर दिल से ईद मुबारक। तो हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। नाज फातिमा, आप हमें ये बताएं कि नेशनल आर्ट जोन क्या है? नेशनल आर्ट जोन असल में बचपन में मेरा एक ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान में ख़वातीन को कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म दूं जहां पे वो इजीली
आसानी के साथ आकर अपना तख्लीकी काम कर सके, जैसे कि पेंटिंग, शायरी और सिंगिंग, कुछ भी जो वो करना चाहती हैं। तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे इसकी कोई कमी है, जैसे मुझे बहुत मसला हुआ, मुझे करते करते समझ आते आते बहुत सा टाइम मेरा ज़ाया हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो थी जो पहले आनी चाहिए थी तो बच्चों को समझ नहीं आती। तो ये तख्लीक का अमल इतना तकलीफ़ दे होता है और इतना पेनफुल होता है कि जब आप लिखना चाहते हो कुछ, तो आपको हमें यहाँ पे कुछ इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि हमें सही से गाइडेंस मिल सके, कोई हमें बता सके। तो बच्चों को समझ भी नहीं आती, क्रिएटिविटी जो करते हैं लोग, उन्हें समझ नहीं आती कि किस प्लेटफॉर्म पे या उनको मार्केटिंग करने के लिए। अब मेरे पास बच्चियाँ इस तरह की आती हैं जो बहुत सारा काम करती हैं, हम उनकी मार्केटिंग करते हैं। उसके अलावा जो उनकी एग्जीबिशंस होती हैं, हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहाँ पे वो आसानी के साथ, बग़ैर किसी डर के, खौफ के, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी सारी ख़वातीन हैं और गाइड करते हैं, हम उन्हें बताते हैं और उन्हें सही उसको गाइडलाइन मिलती है। इसका कोई डिप्लोमा वगैरह आप देती हैं कि आपके पास अगर कोई एक ट्रेनिंग करता है आगे? जी, ट्रेनिंग भी है, डिप्लोमा भी है और हम एग्जीबिशंस भी करवाते हैं पेंटिंग्स की, हम मुशायरे करवाते हैं, अपनी सकाफ़त को प्रमोट करते हैं। एक्चुअली मुझे यूँ लगता है कि अच्छी तरबियत जो है, अगर हम अपने बच्चों को अपनी सकाफ़त से रोशनास करवा दें तो पीस और अमन जो है उसके लिए हमें कुछ और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतनी मुनाफ़क़त है हमारे माशरे में कि लोग बात करते हुए भी डरते हैं। तो आपको फ़न की, मुझे यूँ लगता है कि जैसे कत्ल कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे बात करना जुर्म है, जहाँ यहाँ पे पेंटिंग करना इजहार राय जो है, तो उसके लिए अगर आपको मर्दों के लिए इतना मुश्किल है तो औरतों के लिए कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग, ख़वातीन डरती भी हैं, बिल्कुल डरती भी हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि आप खुल के इजहार करें, आप पेंटिंग करना चाहती हैं, आप बात करना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, तो हम आपके साथ हैं और हम उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं और जगह भी देते हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि औरतों में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनमें टैलेंट है, कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन वो घरों में बैठ बैठ के ही ज़हनी मरीज हो गई हैं, कुछ नहीं कर पाती। तो ये ख्याल कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? माशरे में ज़्यादा यही फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यही रीज़न है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों का जो है वो ममनू कर दिया गया है, या इसको आप ये समझ लें कि गुनाह के उसमें ज़ुमरे में आ गया है। तो दूसरी चीज़ों को इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है और उसको गलत तरीके से किया जाता है। इससे ये होता है कि और ज़्यादा घुटन जो है वो होती है। और देखिए, खेल के मैदान हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स है, तो मैं ये समझती हूँ कि दहशत गर्दी जो है और इसका जो लफ्ज़ है वो इसीलिए से, ये यहाँ से नहीं आया, ये बाहर से इंजेक्ट किया गया है, ये यहाँ पे ख़त्म किया गया, हमारे खेल को ख़त्म किया गया, हमारी सकाफ़त को ख़त्म किया गया, हमारे सिनेमा को ख़त्म किया गया। जहाँ पे भी तख्लीक होगी वहाँ पे कभी तशद्दुद नहीं हो सकता ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकती, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। जी, तो नए लोग हैं, जो नई औरतें हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, तो उसके लिए आपका क्या तरीकाकार है? कोई नंबर वगैरह या कोई ऐप या सोशल मीडिया पे कोई काम कर रही हैं इस बारे में? हमारे यहाँ पे हमारे मेंबरशिप कार्ड है, हम कार्ड बनाते हैं। इसके लिए मुझे ये था कि जैसे मैंने बहुत सारी NGOs के साथ काम किया, तो मुझे ये बहुत अजीब लगता था, कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए, किसी किताब की तकरीब करते हुए, तो मुझे ये उसके लिए फंडिंग करना या उसके लिए फंड रेज करना या फिर किसी से भी कहना, तो मैं ये खुद से करना चाहती थी। मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कि अगर मैं किसी से कहूँ तो मैं जैसे देखती स्पॉन्सर करवाया जाता, तो मेरे जहन में हमेशा एक बात आती कि मैं नहीं ये कर सकती ना। बिल्कुल करते हैं लोग, बहुत अच्छा करते होंगे, वेलफेयर का काम करते होंगे, फंडिंग भी, लेकिन मुझे नहीं ये हो सकता था। मैंने एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए किसी ने मुझे 12,000 दिए, तो वो मेरे बैग में पड़े हुए थे, मैंने उधर से निकाल के मैं खर्च करती रही। मैंने 12,000 एक दफ़ा किया, फिर किया, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि मैं शायद कहीं खर्च ना उसमें से
मुझे डर लगता था कि मैं किसी उस पैसों में से कोई मेरे अपनी कहीं इस्तेमाल ना हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये सारे काम करना चाहती हूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने सोचा मैं एक ऐसी जगह बनाऊँगी जहाँ पे हम खुद ही उसको जनरेट भी करेंगे, हम उसको इसी तरह से मैंने फिर ये बनाया, क्लब बनाया। यहाँ पे हम सर्विसेज देते हैं, ब्यूटी सैलून है, जिम है लेडीज़ का, कैफ़े है, यहाँ बैठती हैं, गपशप लगाती हैं, हमें उनकी मेंबरशिप मिलती है। फिर हम उस जो हमारी इनकम होती है उससे फिर मैं अपने सकाफती काम करती हूँ और तकरीबात, किताबों की तकरीब, मुशायरे और ये चीज़ें फिर। नजमा, आप सोशल वर्कर भी हैं, तो ये डिजिटल दौर आ गया है, तो अभी हमारे रस्म और रिवाज, सकाफत और त्यौहार ना बहुत पीछे रह गए। हम उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस तरह पहले करते थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस चीज़ में? क्योंकि पहले वाले जो त्यौहार थे, ईदें थी, वो अब ख़त्म होती जा रही हैं, तो ये किस तरह इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? इसका सबसे बेहतरीन, जैसे अभी नाज़ा ये बात कर रही थी कि हम अपनी सकाफत को जिंदा रख सकते हैं सकाफती मेलों से, लोगों को इकट्ठे करके जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, उनको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में यानी डोर स्टेप पे हम उन्हें अपनी सकाफत जब पहुंचाएंगे, वहाँ पर हम अपने कल्चरल इवेंट्स करेंगे, सकाफती मेलों का इनकार करें और बच्चों को अपनी सकाफत के साथ जोड़ें, तो ये दोबारा से जिंदा हो सकता है सब कुछ। हाँ, सब कुछ वैसा तो नहीं होगा क्योंकि जाहिर बात है डिजिटल दौर है और जदीद दौर के साथ जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है तो चीज़ें जो है वो मॉडिफाई होती जा रही हैं। अब वो पुरानी चीज़ें जो है वो नए अंदाज में आती जा रही हैं, लेकिन ये है कि आप उस चीज़ को अटैच कर सकते हैं साथ। जैसे अभी मैंने देखा 2024 का पूरा साल मेरी नज़र से ये गुजरा कि बहुत एक्टिविटीज़ हुई, सकाफती एक्टिविटीज़ हुई, मेले भी लगे, लोगों ने अपनी पंजाबी, हमारी चूँकि माँ बोली है, ज़बान है, हम उस पर भी, बाकी सूबों ने अपनी ज़बानों के हवाले से जो एक आलमी दिन आता है तो उस पर वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह ईदों के त्यौहार जो हैं, अब चूँकि सब कुछ सिमट गया है और हर बंदा जो है वो अपनी डोमेन में रहना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो वो उसमें रहकर सिर्फ ये हो सकता है कि आप अपने खानदान के तईन यानी अपने घर के जो मेंबर्स हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, कम से कम आप उनको जोड़ें। और हर घर में कोई एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो चाहता है मेरे सारी फैमिली जुड़ी रहे। बिल्कुल, तो ये किरदार हम लोगों को अदा करना पड़ेगा कि अपनी सकाफत को, अपनी ईदों को, अपने त्यौहारों को अपनी यूथ के साथ, अपने बच्चों के साथ दोबारा अटैच करके उसको जिंदा करें। तो हो सकता है मीडिया के जरिए हम इसे प्रमोट कर सकते हैं, यूथ को एंगेज रखें उसमें, स्पोर्ट्स में, सकाफत में। मीडिया के, डिजिटल मीडिया के जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं। हम अपनी पुरानी चीजों को उठा के दोबारा उन्हें मॉडिफाई करके उन्हें जरा अच्छे तरीके से। बहुत हमारा कल्चर बहुत रिच, बहुत खूबसूरत है। अगर आप इनको बताएं, बच्चों को पता ही नहीं है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी चीजें। मेरे दादाजी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम लोग वो सारे बच्चों को इकट्ठा बिठा लिया करते होते थे और फिर वो एक कहानी सुनाया करते होते थे, और वो कहानी जो होती थी वो असल में कससुल अंबिया से ली गई किसी पैगंबर की कोई कहानी होती थी जो उन्होंने पढ़ी होती थी, फिर वो हमें सुनाते होते थे। अच्छा, उसमें कहानी भी हो जाती थी, तरबियत भी हो जाती थी, का भी पता चल जाता। अब मैंने उस वक्त आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाता था। ये कहानियां हैं सिर्फ। जब मैंने खुद कससुल अंबिया पढ़ी तो मैंने कहा ये तो दादाजी ने सारी बातें हमने सुनी हुई है, सारे अंबिया, ये पैगंबर, ये सारे वो पूरी कहानी, और उसको वो पंजाबी में कहते थे गल। तो उन्होंने कहा आज तो हमने गल सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इकट्ठे सर्दियों में खास तौर पे या गर्मियों में बड़ा मजा पूरी रात हमने जाके गुजार देनी। सुबह जुम्मे की छुट्टी होती थी तो दादाजी जब रात को आ जाते थे तो पूरी रात उन्होंने बिठा के वो पूरी कहानी सुनानी, पूरा हालांकि हकीकत होती थी वो कहानी की सूरत में बच्चों को, यानी मैं उस अंदाज और हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो जाता था। वो हमें कहानी कहकर सुनाते थे, बिल्कुल जोड़ते थे, मजहब के साथ जोड़ते थे। तो ये तरीका है, आप बच्चों को कड़वी कोरी खिलाएंगे ना तो वो बच्चे कभी भी नहीं खाएंगे, लेकिन वो शुगर कोटेड कहते हैं ना, जैसे आप कोई अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपना मजहब, कुछ भी आप जब बच्चों में उसको इनहेल करना चाह रहे हैं ना, उसको फिर आपको थोड़ा उसको शुगर कोटेड करना। बिल्कुल, ऐसे ही है। बचपन में मेरी दादू ना स्टोरियां सुनाती होती थी बादशाहों की, कि वो बादशाह होता था तो वो अपने लोगों के लिए ये करता था, वो करता था, तो वो आज तक वही ज़हन में है। अच्छा, वो बचपन की जो बातें होती है वो हमारे ज़हन नहीं भूलते हैं। हाँ, याद की हुई हर चीज हमें आज भी याद है। बिल्कुल, मुझे भी याद है, अम्मी भी इसी तरह से हमें वलियों के जो किस्से सुनाती थी और बड़ी हम दिलचस्पी से सुनते थे। ये कहानी है कि हमें लेट के बैठ के रात को फिर और मजे की बात है वो आज तक वो जगह भी याद है।
जी तो चौधरी साहब, जैसे कि आप अपने गांव में ईदें गुजारती थे अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अब चूंकि आप शहर में आ गए हैं, तो अब की ईद में और पीछे वाली ईद में क्या फर्क है? ਪਹਿਲੀਆਂ ਈਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਈਦ ਸਿਰਫ ਪੜ ਕੇ ਈਦ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। जी तो नाजरीन, आज ईद का दूसरा दिन मनाया जा रहा है और हमने ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट किया अपने मेहमानों के साथ, जिनके साथ हमने गपशप की, बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू हुई, कुछ सीरियस बातें भी हुई, नौजवान नस्ल को अच्छी अच्छी पैगामात भी दिए, कुछ चौधरी और जो चौधराइन हैं इनकी हमने मीठी मीठी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी सुनी। तो आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। तो ईद की खुशियों में अपनों को शामिल करना मत भूलें। ये डिजिटल दौर है, मोबाइलों का दौर है, ये रील्स के चक्करों से बाहर निकलें और अपनों के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि असल त्यौहार जो हैं अपनों के साथ ही हैं। तो मजीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज़।